नमस्कार दोस्तों, जय भीम। अंबेडकर नामा के 23वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आइए आज हम आपको ले चलते हैं बॉम्बे से लंदन। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा था, ये जानकारी आज साझा करेंगे। 20वें एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे 14 अगस्त 1931 को गांधी अंबेडकर की मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात असफल हुई थी और फाइनली अंबेडकर नाराज होकर हॉल से बीच इंटरव्यू में ही निकल गए थे। अगले दिन 15 अगस्त को सुबह अंबेडकर लंदन के लिए रवाना हुए। अगर उस समय आप देखेंगे, जब वो स्टीमर पकड़ने जा रहे थे तो सबसे शानदार भव्य स्वागत डॉक्टर अंबेडकर का हुआ। उनके चाहने वाले, मित्र, अनुयायी, तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग बॉम्बे में एकत्रित हुए। और जब डॉक्टर अंबेडकर मॉल स्टेशन पे उतरे, तब मॉल स्टेशन पर जब उतरे तो तकरीबन 2000 लोग अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उस समय तक अंबेडकर एक अस्पृश्यों के, खास तौर से एक सर्वमान्य नेता स्थापित हो चुके थे। जहाज पकड़ने से पहले उनकी मुलाकात प्रभाशंकर पट्टानी से होती है। अंबेडकर की मुलाकात, पट्टानी साहब पूछते हैं कि जब गांधी से आपकी चर्चा हो रही थी, मुलाकात हो रही थी, तब आप मीटिंग में ही, बीच मीटिंग में छोड़कर क्यों आ गए? तो अंबेडकर ने उन्हें एक दिलचस्प कहानी, प्राचीन की कहानी सुनाई और कहा, कहानी सुनाते हुए, कि इसका रिजल्ट, परिणाम हमें पता था कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, इसलिए हमने मीटिंग छोड़कर हम निकल गए। आपको याद होगा कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को भी इनविटेशन था गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए। जिस जहाज से अंबेडकर जा रहे थे, उसी जहाज से सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को भी जाना था। लेकिन चूंकि एक रहस्यमयी चुप्पी थी गांधी की, और अब तक यह तय नहीं हो पाया था कि गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसलिए सरोजनी नायडू और मालवीय ने भी अपना यात्रा कैंसिल कर दिया, टिकट वहां से कैंसिल करवा दिया। जो गांधी के साथ अंबेडकर की मीटिंग हुई थी, उसमें अंबेडकर ने एहसास कर लिया था कि गांधी उनकी मांगों का विरोध करेंगे, और ये उनको एहसास हो चुका था। इसलिए वो जब वहां से निकले तो लगातार इस संदर्भ में, गांधी के विरोध के संदर्भ में चिंतन मनन करते रहे। और उन्होंने अपने सचिव के माध्यम से लिखा चिट्ठी। वो चिट्ठी का जो क्रक्स है, सारांश ये है कि उन्होंने कहा कि चूंकि गांधी हमारे मांगों का विरोध करेंगे, इसलिए अपने लोगों से बोलो कि गांधी के विरोध के खिलाफ देश भर में सभाएं करें, इसके खिलाफ प्रतिरोध करें। सुएज से उन्होंने शिव तारकर को, जो उनके सचिव थे, उन्होंने दूसरा पत्र लिखा। उन्होंने कहा, क्योंकि उनका दिमाग चल रहा था कि आखिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं थे और इस बार हो सकता है गांधी आए, तो क्या विमर्श होगा, गांधी क्या पोजीशन लेंगे, कैसे काउंटर करना है। एक एक बारीकी, एक एक तर्क, एक एक आर्गुमेंट रखा जाना था। इसलिए वो लगातार चिंतन मनन सोच रहे थे। उन्होंने दूसरा पत्र सुएज से शिव तारकर को लिखा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हमने रिपोर्ट सबमिट की थी माइनॉरिटी सब कमेटी को, उसकी एक कॉपी भेजे हमको। उन्होंने कॉपी मंगवाई। उस जहाज पर कई गणमान्य व्यक्ति भी थे, जिसमें महाराज रीवा और हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर मुंजे, तमाम लोग थे। और उन्होंने जो समता सेवा दल ने, जो डिप्रेस क्लास की ओर से जिन्होंने काम किया था, जिस ऑर्गेनाइज तरीके से उनके वॉलंटियर्स ने जिस तरह से काम किया था, उन लोगों ने इसके लिए अंबेडकर साहब को बधाई दी। हालांकि जिस तरीके से मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स, मुस्लिम समुदाय के वॉलंटियर्स और समता सेवा दल के वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज थे, उस तरीके से हिंदू महासभा अपने वॉलंटियर्स को उस समय तक ऑर्गेनाइज्ड और मोबिलाइज करने में सफल नहीं हुई थी। फिर भी मुंजे ने और शौकत अली ने बधाई दी डॉक्टर अंबेडकर को। 15 अगस्त को चले थे, 31 को, और 29 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ जो लोग थे वो सब लंदन पहुंचते हैं।
लंदन पहुंचने के साथ ही अंबेडकर बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए। उनको बुखार, वोमिटिंग, डायरिया सब एक साथ हुआ। उन्होंने शिव तारकर को चिट्ठी लिखा कि मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया हूं और बीमारी के कारण मेरी एनर्जी, ऊर्जा का क्षय होता जा रहा है, इसलिए मैं संकट में हूं। बहरहाल 7 सितंबर से वो थोड़ा बहुत ठीक महसूस करने, उनके सेहत में सुधार होने लगा, लेकिन कमजोरी अब तक बनी हुई थी, बरकरार थी। सो इस दौरान दिलचस्प है ये सब पहलू भी जानना, अंबेडकर के निजी जीवन की पहलू भी जानना, कि बार बार शिव तारकर को जब चिट्ठी लिखते थे तो वो कहते थे कि मेरी बीमारी के बारे में मेरी पत्नी को कुछ मत बताना। ये दिलचस्प है, ये सब जानना चाहिए कि वो जानते थे कि पत्नी को पता लगा कि मैं बीमार हूं तो पत्नी तो सब उनका बिहेवियर होता है, बहुत चिंतित होती है अपनी पति के लिए, तो वो परेशान हो जाएंगी। तो बार बार शिव तारकर को ये लिख रहे हैं कि मेरी पत्नी को कुछ मत बताना मेरी बीमारी के बारे में। देखिए, एक मल्टी टास्कर जो व्यक्ति होता है वो कैसे कैसे काम करता है, ये सब जानना जरूरी है। इतने महत्वपूर्ण सम्मेलन में अंबेडकर गए हैं लंदन, लेकिन उनका दिमाग इधर भी है, भारत में। उस समय एक महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा था, वो था महाड़ आंदोलन, तालाब पानी लेने का आंदोलन, और वहां पे झगड़ा लड़ाई हुआ था, केस भी हुआ था, और वो मुकदमा कोर्ट में गया था। तो जो सब जज के कोर्ट में से अस्पृश्य समुदाय के लोगों ने ये मुकदमा जीत लिया था, इसलिए सवर्ण समुदाय के लोग, जो निचली अदालत है उसके फैसले के खिलाफ वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने अपील किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर इसको लेकर भी चिंतित थे और उन्होंने शिव तारकर को चिट्ठी लिखा कि जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आए मुझे तुरंत अविलंब बताना। तो ये था, ये चल रहा था। अंबेडकर के साथ लगातार वो चिट्ठी लिख रहे थे अपने सचिव को और यहाँ का हालचाल जानना चाह रहे थे। अब फिल्म में सीन दूसरा एक शुरू होता है। सीन दूसरा देखिए। अभी तक गांधी और उनकी टीम लंदन के लिए प्रस्थान नहीं की है। गांधी, वल्लभ भाई, सरदार पटेल और प्रभाकर शंकर शिमला में जाकर वायसराय से मिलते हैं। वायसराय से और ब्रिटिश हुकूमत से उनका कुछ अनुबंध था, बातचीत होती है शिमला में, और शिमला में वायसराय और इन नेताओं के बीच, कांग्रेस के इन नेताओं के बीच समझौता हो जाता है। अब गांधी बहुत ही हड़बड़ी में है कि कैसे अब यहां शिमला से निकले और मुंबई पहुंचे और जो सबसे पहली स्टीमर है उसको पकड़े और लंदन पहुंचे। ये अब तक असमंजस थी, लेकिन वायसराय से मिलने के बाद गांधी और उनकी टीम में पूरी तीव्रता आ गई कि जल्दी से जल्दी लंदन पहुंचो और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। 29 अगस्त 1931, ये क्रोनोलॉजी सब ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी बात होती है तो संदर्भों में बात होनी चाहिए। 29 अगस्त 1931 को गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और अन्य जो उनके नेता थे वो सब लंदन के लिए प्रस्थान करते हैं बॉम्बे से, और 12 तारीख को, 12 अगस्त 1931 को वो लंदन पहुंचते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सेकेंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत 7 सितंबर को हो चुकी होती है। इस बार इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा थी। कुछ और खास तरह के प्रतिनिधि बुलाए गए थे। मसलन सर मोहम्मद इकबाल, अध्यक्ष मुस्लिम लीग, डॉक्टर एसके दत्ता, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव, ईसाई प्रतिनिधि, मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ये सनातनी सुधारक की हैसियत से रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर सरोजिनी नायडू, ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की तरह ये गई थी वहां पे। जीडी बिरला, फाइनेंसर, मेन फाइनेंसर कांग्रेस और गांधी के और उद्योगपति। फिर सर अली इमाम, ये कुछ खास लोग बड़े थे। अब सबसे लेकिन खास जो विशेषता थी इस मीटिंग की वो थी द प्रेजेंस ऑफ गांधी की उपस्थिति। अगर ये कॉम्पोजिशन आप देखेंगे तो लग रहा था कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ गई थी। मालवीय भी उन्हीं के आदमी थे, सरोजिनी नायडू उन्हीं की थी और जीडी बिरला उन्हीं के थे। तो कांग्रेस पूरी दल बल टीम के साथ पूरी तैयारी करके लंदन इस बार पहुंची थी। तो इस समय ये सब घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन इसमें एक खास बात भी हुई कि उस समय
लंदन की जो लेबर पार्टी की सरकार थी वो बदल गई और नेशनल गवर्नमेंट बनी। खैर, इसमें प्रधानमंत्री तो रैमसे मैकडोनाल्ड ही रहे, लेकिन भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो बदल दिए गए और वेडवुड वेन की जगह सर सैमुअल होरे को भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे जैसे चर्चिल, वो लगातार भारत को सत्ता सौंपे जाने का विरोध कर रहे थे कि भारत को सत्ता हस्तांतरण, डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब घटनाक्रम साथ साथ लंदन में चल रहा है। लेकिन अब जब शुरू हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसका जो मुख्य काम था वो मुख्य काम था जो फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी है और जो माइनॉरिटी कमिटी है, इसी में उसका मुख्य काम होना था। पहले सम्मेलन में इन कमिटियों ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो रिपोर्ट फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी और माइनॉरिटी कमिटी ने सबमिट किया था, उस रिपोर्ट को री एग्जामिन होना था, पूरा उसकी जांच होनी थी। तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। तो चलिए अब फिल्म शुरू होता है। अभी तो सीन चल रहा था, बैकग्राउंड चल रहा था, क्या क्या लंदन में हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, अंबेडकर के साथ क्या हो रहा है। अब फिल्म शुरू होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। 15 सितंबर 1931 गांधी फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी के सामने अपना पहला भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस सभी वर्गों, सभी समुदायों और सभी के हितों का प्रतिनिधि है। वो एम्फेटिकली बहुत जोर देकर कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि कई मुसलमान हमारे यहां कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। कांग्रेस डिप्रेस क्लासेस का भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि कांग्रेस के पॉलिटिकल एजेंडा पे अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का खात्मा है एजेंडा पे। लेकिन दिलचस्प है कि अभी इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी दलित नेता, डिप्रेस क्लासेस का नेता कांग्रेस की ओर से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया। ये पॉइंट नोट किया जाना चाहिए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक कांग्रेस के पास कोई दलित लीडर, कोई चेहरा नहीं था। फिर कहते हैं कि कांग्रेस इंडियन स्टेट्स, जो राज्य रजवाड़ों को, जो देसी राज्य थे, उसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यह उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। फिर कहते हैं कि कांग्रेस महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि एनी बसेंट और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता रही है। इसलिए लब्बो-लुआब यह निष्कर्ष यह कि कांग्रेस भारत की एकमात्र प्रतिनिधि है। ये क्रक्स है गांधी के भाषण का। इस भाषण के दौरान अंबेडकर दूरदर्शी आदमी थे, वो पहले ही समझ चुके थे कि आखिर ये हवा किस दिशा में बह रही है, किस ओर जा रही है। इसी दिन ऑन द सेम डे अंबेडकर का भी भाषण हुआ फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी में। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट उठाया, जो देसी राज्य थे, इंडियन स्टेट से राज्य रजवाड़े, उनके ऊपर उठाया कि वो कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी आंख मूंदकर इन राज्यों को वो सब कुछ नहीं दे सकती जो यह मांग रहे हैं। अब अंबेडकर का कहना और राज्य रजवाड़े बैठे हुए, तिलमिलाहट तो हो गई। तो रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हुए जो बीकानेर के महाराज हैं वो उठे और रिटालिएशन में उन्होंने कहा कि हाँ, कि रजवाड़े भी उस साइंड ब्लैंक चेक सरकार को नहीं दे सकती है। तो ये नोकझोंक भी मीटिंग में चलती रहती है और चलता रहता है। तो अंबेडकर अपने बात पे बहुत ही फोकस्ड है। वो बल देते हुए बात को कहते हैं कि जो फेडरेशन को ज्वाइन करने से पहले इन राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनके पास वो पर्याप्त संसाधन हैं, जिससे कि अपने नागरिकों को ये एक सभ्य जीवन दे सके। ये इंश्योर करना पड़ेगा इन स्टेट्स को कि अपने नागरिकों को सभ्य जीवन दे सके। इनके पास इतनी क्षमता और संसाधन होने चाहिए।
जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन राज्यों के बारे में उन्होंने कहा कि इनके प्रतिनिधि नॉमिनेट होकर नहीं, इनके प्रतिनिधि चुनकर आने चाहिए। अब चुनकर आने में बहुत लोग को दिक्कत होती है ना, वो चाहते हैं कि नॉमिनेट हो जाए, आसान रास्ता ढूंढते हैं। तो नॉमिनेट होकर नहीं बल्कि चुनकर आने चाहिए। इनका तर्क था, अंबेडकर का तर्क था कि जो लोग नॉमिनेशन से आते हैं जैसे, तो वो लेजिस्लेचर के प्रति बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, अनुत्तरदायी होते हैं। वह दुनिया को दिखलाएंगे कि मेजोरिटी रूल में, बहुसंख्यक शासन काल के अंतर्गत विधायिका बहुत सही तरीके से सबके लिए काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए नॉमिनेशन का जो सिद्धांत है ना, जो नॉमिनेट करने का सिद्धांत है, वो उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट दी एनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब एक तो बात ये हुआ। अब वो आते हैं जमींदार के रिप्रेजेंटेशन पे। तो जमींदार के रिप्रेजेंटेशन पे वो कहते हैं कि जमींदारों ने रूढ़िवादियों का साथ दिया था, जमींदारों ने रूढ़िवादियों का साथ दिया था, इसलिए ये लोग स्वतंत्रता और विकास के उद्देश्य को समाप्त करेंगे। स्वतंत्रता और जो विकास है, प्रोग्रेस है, उसके उद्देश्य को समाप्त करेंगे, इसलिए इनको विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखिए दिलचस्प है, रजवाड़े अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, जमींदार अपना मांग रहे हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर डिप्रेस क्लास के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे तो ये अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो ये अजीब एक तरह का एक द्वंद्व है। इस द्वंद्व को समझे जाने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर देखेंगे तो जहां जमींदारी है, चाहे इंडियन राजे रजवाड़े हैं, वहां अंबेडकर जमींदारों और राजे रजवाड़ों के विशेषाधिकार के खिलाफ बोल रहे थे और वहां नागरिकों के पक्ष में बोल रहे थे। इसलिए अंबेडकर का यह भाषण जमींदारों, देसी राजे रजवाड़ों के लिए सदमे की तरह था। वो करंट लगा, सदमे की तरह शॉक लगा उनको। सो इसका परिणाम क्या हुआ? अंबेडकर ने वो बिंदु, वो नस दबा दिया। तो इसका परिणाम यह हुआ कि अंबेडकर के बाद जितने वक्ताओं ने बात रखी, वो या तो अंबेडकर के तर्क के पक्ष में रखे या अंबेडकर के तर्क के विरोध में रखे। ये होता है बुद्धि का कमाल कि यहाँ पे कोई अंबेडकर तोप से नहीं लड़ रहे थे, आर्गुमेंट सिर्फ करना होता है, तर्क से और बुद्धि से लड़ रहे थे, और ये अध्ययन से आता है। तो सब या तो उनके विरोध में बोल रहे थे या उनके पक्ष में बोल रहे थे। ज्यादा लोगों ने, इस सम्मेलन में शामिल ज्यादा लोगों ने अंबेडकर के विचारों को बहुत ही रेडिकल और रेवोल्यूशनरी माना। तो एक तरफ आप देखिए कि पूरी फौज है और एक तरफ अंबेडकर अकेले हैं। और ये जो कहानी मैंने सुनाई, इसको जानने के लिए देखिए वॉल्यूम 17 पार्ट 1 और पेज नंबर 107 से आगे, 107 पेज से आगे। इस एपिसोड में इतना ही। इसके बाद मैं लगातार इसी पे बोलूंगा। इसके बाद देखते जाइए कि जब अंबेडकर का भाषण हुआ, उसके बाद बवाल मचा, और बवाल मचने के बाद गांधी ने क्या ट्वीट किया, क्या खेल खेला, और कैसे मालवीय बोल रहे हैं, तमाम राजे राजवाड़े बोल रहे हैं। वो दिलचस्प कहानी है। तो कीप वॉचिंग अंबेडकर नामा। 24वें, 25वें, 26, 3-4 सीरीज इस पे बनाएंगे और बहुत दिलचस्प कहानी है। पूरा फैक्ट तक इसको लेके चलेंगे। शुक्रिया साथियों। ये विमर्श कैसा लग रहा है? अगर लग रहा है कि ये विमर्श अच्छा है तो इस पे लाइक करना, कमेंट करना, समीक्षा लिखना, और दोस्तों को अपने सुनना है, दोस्तों को, घर परिवार को सुनाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को के बीच इस बात को पहुंचाएं। और मैं सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो आप चाहें तो आपसे वहां भी मुलाकात होती है। शुक्रिया साथियों। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। कीप वॉचिंग। लाल की क्लास, अंबेडकर नामा जारी है। शुक्रिया।